उससे आपको क्या पता चल जाएगा रिक्वायरमेंट व्हाट इज द फ्यूचर। आप पास्ट में देखते हो कि पास्ट में हमारी कितनी सेल्स थी, तो उस सेल्स के हिसाब से हमने इतनी रेशियो लेके वर्किंग कैपिटल रखी, तो उसी के बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट आप आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि आने वाले समय में जो आपके पास पैसा रहने वाला है वो कितना रहने वाला है और सेल्स कितनी रहने वाली है। अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्किंग कैपिटल की रेशियो को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो ये बहुत ही एक सिंपल से एक बेसिक सा एक ट्रेडिशनल मेथड, इट इज अ बेसिक मेथड, बहुत ही सिंपल बिल्कुल सुपर मेथड है। अंडर दिस मेथड फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। पहले आप क्या करोगे, जो आपकी सेल्स है उसकी रेशियो निकालोगे किसके साथ, वर्किंग कैपिटल के साथ। क्या करोगे, सेल्स की रेशियो निकालोगे वर्किंग कैपिटल के साथ, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे उस रेशियो की। इस बार अगर सेल्स की रेशियो, अगर सेल्स बढ़ती है तो उससे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। मतलब अगर ये 4 यूनिट्स कमाने के लिए बेचने पे आप लोगों को 1 यूनिट वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती, तो अगर ये 4 की जगह 16 हो जाएगा तो ये भी 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जैसे जैसे आप लोगों की सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों की वर्किंग कैपिटल भी उसके साथ ही इंक्रीज होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन है, कोई इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा। अगर एक बढ़ रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। अगर एक बढ़ रहा है तो बेटा दूसरा भी साथ ही साथ क्या होगा, इंक्रीज। अगर एक में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरे में भी बढ़ोतरी ही होगी। ओके, तीसरा आता है ये जो आप लोगों का पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल का या फिर जो हमारी वर्क कंप्यूटेशन करने के लिए या ऑपरेटिंग साइकिल है कि मतलब वो जो पैसा है वो कितनी देर में आप लोगों के पास आने वाला है, कि वो जो सर्कल है, वो जो एक साइकिल है, उसको पूरे को आपको क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कितनी देर में वो पैसा आप लोगों के पास आता है, कि वो पैसा कितनी देर में आप लोगों के पास आता है, राइट। कितनी देर में वो पैसा है वो आप लोगों के पास आता है। तो इसमें ये देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस, कि जो हमारा बिजनेस है उसका ऑपरेटिंग साइकिल है उसकी लेंथ कितनी है, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। The operating cycle begins with the acquisition, work in progress, finished goods, और debtor का collection period add होगा, और creditors का क्योंकि हमें पैसा वापस देना होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस होगा। सिर्फ C इसमें से माइनस होगा, बाकी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और डेटर का पीरियड, डेटर, ठीक है, ये तो आपके पास है। फिर इसमें से ये देखोगे कि कितना क्रेडिट है, उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब इन पांचों के फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, और ये पर यूनिट के हिसाब से निकाला जाता है। जैसे रॉ मटेरियल है तो एवरेज के हिसाब से लो, पहला क्या है, एवरेज रॉ मटेरियल में क्या देखोगे, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, कि एक दिन कितना रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हो। सर आज मेरी बेटी का बर्थडे है, 2 साल की हो गई है, हैप्पी बर्थडे सर। ये मेरी तरफ से ज्यादा परेशान मत करो, खेलने दो, और कहीं 6 महीने बाद स्कूल के सरासर मैं तो अपने बच्चों को 5 साल से पहले स्कूल ना भेजूंगा। मैंने तो ये सोच रखी है, मैंने एकदम से ये चीज सोच रखी है, मैं अपने बच्चों को 5 साल से पहले स्कूल नहीं भेजूंगा। 5 साल तक ऐसा बचपन को 2.5 साल की उम्र में बैग टांग के उनको बेचारों को प्ले वे में भेज देते हैं, क्या ही जिंदगी है, बच्चों का प्यार ही नहीं पड़ता माँ बाप के साथ। मैंने तो ये सोच रखा। तो हमें पर यूनिट के हिसाब से निकालना, तो रॉ मटेरियल की एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना है तो कंजम्पशन होती है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए
कॉस्ट आती है। उसी तरीके से जो फिनिश स्टॉक होता है उसकी भी कॉस्ट आती है। जो डेटर्स होते हैं उनका क्रेडिट सेल्स पीरियड होता है, और जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका क्रेडिट परचेज पीरियड होता है। समझ रहे हो ना कि एक दिन की कॉस्ट है। अरे भाई मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, शादी नहीं हुई है, बता रहा हूँ इन फ्यूचर। क्लियर है? तो ये पांचों के पांचों फॉर्मूले आप लोगों को क्या करना है बेटा, याद रखना। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीस 5 फॉर्मूले। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इट इज वेरी वेरी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक है वो क्या है, काफी इम्पोर्टेंट। देन आता वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कॉस्ट। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। वर्किंग कैपिटल को जब हम मैनेज करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के डिफरेंट मेथड होते हैं। क्या होता है? 3 तरीके के डिफरेंट मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं पहले मैं ना आपको एक ही बार में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हमें 3 तरीके की अप्रोचेस की जरूरत है। कोई भी फर्म है वो 3 अलग अलग तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करती है। कंजर्वेटिव हो सकती है, मॉडर्न हो सकती है और अग्रेसिव हो सकती है। अब ये तीनों क्या होती है वो मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद एक एक को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। 3 तरीके की होती है। एक होती है कंजर्वेटिव, एक होती है अग्रेसिव और एक होती है हेजिंग। देखो कंजर्वेटिव होते हैं वो वाले जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, जो रिस्क फ्री चलना चाहते हैं। समझ लो ना, सबसे ज्यादा डरपोक लोग होते हैं। रिस्क अवॉइडर, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, समझ लो ना, रिस्क फ्री है, जो जिनको बोलता है कि भाई रिस्क नहीं लेना, पैसा ज्यादा रखते हैं। और अग्रेसिव इनके ऑपोजिट हो गए, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रिस्क पसंद करते हैं। ये रिस्क फ्री है और ये रिस्क लवर है। These are the risk lovers। ये क्या है आपके, ये बेटा आपके रिस्क लवर्स हैं। और देन आता है हेजिंग, जो इन दोनों के बीच में, जिसको आप बैलेंस अप्रोच। अब ये बैलेंस में तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों ही जगह पे, हर जगह पे आप लोगों को एक बैलेंस अप्रोच है वो देखने को मिलेगी। सब चीजें बराबर ही चलती रहेंगी। क्या हो जाएगा? सब चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पर, बराबर ही चलती रहेंगी। तो इसमें आप लोगों को कुछ खास सेपरेटली करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो ये तो आपका क्या होता है, बैलेंस रहता है, बराबर रहता है, इसमें आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंजर्वेटिव वाले वो लोग होते हैं जो डरपोक टाइप होते हैं, जो बोलते हैं कि हमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। तो लिक्विडिटी ज्यादा रखते हैं, मतलब अपने पास वर्किंग कैपिटल को ज्यादा रखेंगे, ज्यादा रखेगा। हेजिंग का मतलब यही होता है, मतलब हेज का मतलब होता है रिस्क से अपने आप को बचा के रखना। मतलब हेज का मतलब होता है एक बैलेंस अप्रोच, ना बहुत ज्यादा रिस्क लेना ना कम लेना। मतलब जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आप रिस्क लेते भी हो, और जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे को रिस्क की जरूरत नहीं है तो वहां पर आप लोग रिस्क को अवॉइड भी करें। वहां पर आप रिस्क को अवॉइड भी करें, वहां पर आप रिस्क को अवॉइड भी करें, वहां पर आप रिस्क को अवॉइड भी करें। तो ये वाले हैं, ये पैसा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि इनको अभी कल को कोई भी काम हो जाए, काम जरूरत पड़ जाए, तो हमारे पास मनी, पैसा होना चाहिए ताकि हम उस पैसे को क्या कर सकें, यूज कर सकें, so that we can use our money। हम उस पैसे को क्या कर सकें, इस्तेमाल करें। और इसी वजह से, क्योंकि पैसा अपने पास ही ज्यादा रख लिया तो प्रॉफिट कम होगा, रिस्क भी कम होगा, और एसेट यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, ठीक है? क्योंकि ज्यादा एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे और वर्किंग कैपिटल भी अपने पास ज्यादा रख रहे हैं, और ये बैलेंस। अब ये ऑपोजिट है, अग्रेसिव होते हैं, बहुत कम पैसा रखते हैं अपने पास, पैसा कम रखते हैं, रिस्क ज्यादा है, इस वजह से रिटर्न भी ज्यादा होगी, ठीक है? ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, भी ज्यादा तीन अप्रोचेस। 5 एपिसोड है,
एक आधा एपिसोड 2 दिन में देख लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वही है ना, प्रैक्टिकली चीजें आप लोगों को समझ आएंगी, प्रैक्टिकली चीजें आप लोगों को समझ आएंगी। आई थिंक उसका नाम स्कैम 2003 है, वो तो उससे भी बड़ा स्कैम 2000। भाई मैं एक चार्ट बनाता हूँ, ध्यान से रखो। एक होती है शॉर्ट टर्म नीड्स STN और लॉन्ग टर्म, ध्यान से लिखना। तो ये अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म वाली चीजों से मतलब जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है ना, तो ये सारी ही अपनी जरूरतों को उससे पूरा करते हैं, लॉन्ग टर्म को और शॉर्ट टर्म को, दोनों को लॉन्ग टर्म से पूरा करेंगे। और जो मॉडरेट है ये कौन से होते हैं, ये हेजर होते हैं। तो हेजर वो है जो रिस्क जहां पर जरूरत पड़े वहां, तो ये क्या करते हैं, ये इनकी जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल से पूरा करते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल से पूरा करते हैं। तो इसका मतलब ये मैच करते हैं, दे मैच, व्हाट दे डू, दे जस्ट मैच। क्या कर रहे हैं वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बराबर रहे। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बराबर रखना चाहते हैं, वो मैचिंग की अप्रोच में रहना चाहते हैं। दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ कि यार हमें सिर्फ मैचिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना है, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं करना, बट वी नीड टू डू, हमें सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पे ही फोकस करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पे फोकस करना है। और ये जो अग्रेसिव वाले हैं अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को और लॉन्ग टर्म नीड्स को किससे पूरा करेंगे, इन्होंने लॉन्ग से किया था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल से करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये पहली और तीसरी एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये बीच वाले क्या करते हैं, मैच करते हैं, समझ आया। ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, दे आर ऑपोजिट ऑफ। ये क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल बेटा ऑपोजिट है। ये क्या है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और जो मॉडरेट वर्किंग कैपिटल है ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, राइट। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल वही आ गया, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो गए और शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो लॉन्ग टर्म आपके शेयर हो सकते हैं, आपके डिवेंचर हो सकते हैं, आपका पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, इट में भी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट में भी रिटेन्ड अर्निंग्स। और यहाँ पर जो भी आपने बैंक से लोन लिया या जो भी आपके पास क्रेडिट है, जो भी आप लोगों ने एडवांसेस की बात की है, जो भी आप लोगों के पास अरेंजमेंट्स हैं, जो भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है, और जो भी इंस्टॉलमेंट्स क्रेडिट हैं, ये सब। तो ये क्या है, ये आपके शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पूरा करते हैं और ये आप लोगों की लॉन्ग टर्म की जरूरतों को पूरा करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कहाँ पर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था, वी स्टडीड इट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने इसको क्या किया था, स्टडी किया था कि हमारे पास कौन कौन से फाइनेंस के सोर्सेज हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वहां पर हमने इसको क्या किया था, स्टडी किया। तो वर्किंग कैपिटल में हमारे पास कुछ इंटरनल हो सकते हैं जो हमारे अपने हैं, और कुछ हो सकते हैं एक्सटर्नल जो हमारे अपने नहीं है, बाहर से। तो इंटरनल में क्या जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या हुआ, जो पैसा आपने अपने प्रॉफिट से अपने पास रखा हुआ है। और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस का मतलब वो पैसा जो सिर्फ आपने रिजर्व फॉर्म में अपने पास रखा हुआ है, अपने प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म मतलब गेन वगैरह से निकाला हुआ। और डेप्रिसिएशन फंड कौन सा होता है, ये भी मैंने आप लोगों को लॉजिक समझाया था कि जो डेप्रिसिएशन फंड्स है वो कैसे आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपको कौन सा एडवांटेज देता है, ये आप लोगों को टैक्स एडवांटेज दे देता है। ये क्या करता है, आप लोगों को टैक्स एडवांटेज देता है। ये क्या करता है, आप लोगों को एक टैक्स एडवांटेज देता है। और एक्सटर्नल में हो गया, आपने डेट लिया या फिर आपने पब्लिक डिपॉजिट से लिया, अपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एडवांस है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट लाइक फैक्टर, तो ये आप लोगों ने यहाँ से पैसा निकाला है। अब ये वही तीन तरीके के अप्रोचेस है, हेजिंग होगी, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव। और ये तो समझ आ गया तीनों तरीके के अप्रोचेस, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, कौन सी अप्रोच क्या बोलती है, कौन सी अप्रोच क्या बोलती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी। अब इसमें से किसी को कोई भी चिंता, कोई भी डाउट है वो नहीं, ये शुड बी नो डाउट है। तो ये देखो, हेजिंग का मतलब क्या हुआ,
accounting approach. Financial which match the expected life of assets with the expected life of sources of funds. Financial assets. Long term shall be used for fixed assets and permanent and short term financial for the temporary. समझ रहे हो ना? जो लॉन्ग टर्म की नीड्स है उसको लॉन्ग टर्म से पूरा करेंगे और जो शॉर्ट टर्म की नीड्स है उसको शॉर्ट टर्म से पूरा करेंगे. तो फिक्स्ड एसेट्स को लॉन्ग टर्म से पूरा करेंगे और जो टेम्परेरी एसेट्स हैं जो कभी कभी इस्तेमाल होने वाले हैं उसको किससे पूरा करेंगे? उसको शॉर्ट टर्म से पूरा करेंगे. उसको किससे पूरा करेंगे बेटा? दैट विल बी फुलफिल्ड बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल. इससे शॉर्ट टर्म की कैपिटल उससे पूरा किया जाएगा. राइट, समझ आ गया? दैट विल बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल. देन आता है कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब वो बेचारे हैं जो लो प्रॉफिट लो रिस्क पे काम करते हैं, जो सारी जरूरतों को किससे पूरा करते हैं? लॉन्ग टर्म से पूरा करते हैं. ये अपनी सारी जरूरतों को किससे पूरा करेंगे? ये सारी की सारी जरूरतों को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से पूरा करेंगे. अंडर दिस अप्रोच द एंटायर एस्टिमेटेड फाइनेंस इन करंट एसेट्स शुड बी फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड द शॉर्ट टर्म सोर्सेज शुड बी यूज्ड ओनली फॉर इमरजेंसी. मतलब शॉर्ट को तो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाएगा, ज्यादातर ये लॉन्ग टर्म का ही इस्तेमाल करेंगे. भाई लॉन्ग टर्म की जरूरतें लॉन्ग टर्म की जरूरतें हमको लॉन्ग टर्म से ही पूरा किया जाता है. और देन आते हैं एग्रेसिव. ये है भाई सबसे बड़े जो बोलते हैं ज्यादा रिस्क, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म को यूज करते हैं. आपकी चाहे कम टाइम की जरूरतें हो चाहे आप लोगों की ज्यादा जरूरतें हो, आप सभी को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही पूरा करें. क्या करते हो आप? सिर्फ और सिर्फ उसको शॉर्ट टर्म से ही पूरा क्लियर. उसको किससे पूरा करते हो? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म से उसको पूरा करने की कोशिश करो. इसके बाद कुछ BYQ है कि उसको आप बात करें. तो ये टॉपिक आपका 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए. डिविडेंड और पीडीएफ अपलोड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. उनके लिए जो डिविडेंड होता है दैट इज वॉलंटरी. मतलब कि कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ तो वो डिविडेंड देंगे और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो डिविडेंड नहीं देंगे. ठीक है. अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो वो डिविडेंड दे देंगे और अगर नहीं है तो नहीं. उनकी इच्छा कि भाई मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट डिविडेंड दे दूंगा और अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं डिविडेंड नहीं. लेकिन जब आप बात करते हो किसकी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में दिस इज कंपल्सरी. कम्युलेटिव होता है. कम्युलेटिव होने का मतलब नहीं. सो मीनिंग समझते हैं. इससे भी एक सवाल है वो आपका बन जाता है. डिविडेंड refers to the business concern net profit distributed among the shareholders. जो डिविडेंड है वो बिजनेस कंसर्न के नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इट मे बी टर्म्ड एज प्रॉफिट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर. ठीक है. मीनिंग वही है कि जो शेयर होल्डर्स को पैसा मिलने वाला है उसको क्या बोल दिया जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल कि ये हमारे बिजनेस का वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो हम डिविडेंड देते क्यों? तो मोस्टली तो फर्म्स हैं अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए या फर्म की गुडविल को इंक्रीज करने के लिए. क्या करने के लिए? गुडविल को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? डिविडेंड. लिखा क्या वो? अवेलेबल फॉर द पर्पस. प्रेस के हिसाब से अवेलेबल होना मतलब अगर है तभी दोगे, अगर नहीं है तो नहीं. Financial manager must take careful decision on how the profit should be distributed among the shareholders. कि जो अलग-अलग शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में पैसा कैसे बांटा जाएगा. It is very important and crucial part of the business concern because these decisions are directly related with the value of the firm and shareholders value. क्योंकि देखो अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है? ठीक है. Why the dividend decisions are complex in nature? बोले कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है? Why these decisions are complex in nature? Complex इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि देखो आप दोनों ही साइड से पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को देख सकते हैं. डिविडेंड दिया तो पैसा चला गया, एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं. दूसरा अगर पैसा रख लिया तो डिविडेंड नहीं गया. डिविडेंड नहीं गया
तो कंपनी की गुडविल उस पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से ये डिविडेंड, पहला डिसीजन तो यही है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना। पहला डिसीजन तो क्या है, यही है कि आइदर यू वांट टू गिव और नॉट, कि आप वो पैसा देना चाहते हो या नहीं, यू वांट टू गिव इट और नॉट, पहली बात ये। और दूसरा, हाउ, कितना देना है। हाउ मच का मतलब हमें कितना डिविडेंड है वो देना है। दिस इज अ टफ डिसीजन, दिस इज टफ डिसीजन, ये आपका क्या है, टफ डिसीजन है जो आप लोगों को लेना है ना। विशाल गाते पड़े ना, विशाल ये आप लोगों का क्या है बेटा, टफ डिसीजन है जो आप लोगों को लेना है। तो हमारे पास डिविडेंड की अलग अलग टाइप्स होती हैं, कैश है, स्टॉक है, बॉन्ड है, प्रॉपर्टी। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं, इंडिया के अंदर तो नहीं दिए जाते हैं, हो सकता फॉरेन कंट्री में, इंडिया के अंदर तो किसी भी तरीके से नहीं दिया जाता। जैसे इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी डिविडेंड है, डिपेंड करता है। देखो एजीएम में भी लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी मतलब सबकी सहमति होना तो जरूरी है ना, सहमति होना तो जरूरी है। इस वजह से आपकी एजीएम में भी इसका डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये कोई वो क्या बोलते हैं उसको, कोई कहते कि ये कोई ना आपका कोई स्पेशल रेजोल्यूशन वाला डिसीजन नहीं है, ये कोई स्पेशल रेजोल्यूशन वाला डिसीजन नहीं है कि भाई इसके लिए आपको कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 75% मेजॉरिटी, क्योंकि वैसा नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल जो रेजोल्यूशन होता है उसके तहत 50% पे भी इसकी मेजॉरिटी से काम चलता है। तो सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड, मैंने आपको बताया तो प्रॉपर्टी डिविडेंड इंडिया के अंदर तो एप्लीकेबल है। सबसे पहले प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश, जो कैश की बजाय बाकी चीजों में दिए जाते हैं। इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। दिस टाइप ऑफ डिविडेंड इज नॉट इंडिया के अंदर नहीं होता, ये स्पेशल टाइप का होता है। मतलब फॉरेन कंट्रीज में तो ये है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको डिविडेंड में प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। इंडिया के अंदर तो जो डिविडेंड का रेट है वही बहुत कुछ परसेंट होता है, तो उस परसेंट में तो क्या ही प्रॉपर्टी दी जाएगी। दैट सबसे कॉमन टाइप है, दैट इज कैश डिविडेंड, जो सबसे ज्यादा दिया जाता है। अगर कैश की फॉर्म में दिया जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैश डिविडेंड। इट इज पेड पीरियडिकली आउट ऑफ द ईएटी, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आया ना ईएआईटी, दैट इज बेसिकली योर नेट प्रॉफिट। ये क्या है, ये आप लोगों का असल में नेट प्रॉफिट। ये क्या है बेटा आप लोगों का, ये आप लोगों का नेट प्रॉफिट है, जो आप लोगों ने क्या करना होता है, देना होता है। मतलब नेट बचा हुआ प्रॉफिट है, एक्चुअली में आपका प्रॉफिट है। इसमें से कोई पेमेंट नहीं पेंडिंग है। और ये सबसे ज्यादा पेंडिंग, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिविडेंड का टाइप है ना। स्टॉक, स्टॉक समझ रहे हो, शेयर्स, company stock due to raising more finance. Under this, cash is retained by the business concern. Stock dividend may be bonus issue. बोनस इशू हो सकता है। कई बार आप लोगों का जो राइट इशू होता है, राइट एंड बोनस, तो राइट भी इसका पार्ट बनता है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। राइट और बोनस इशू, सर हाउ डिविडेंड अफेक्ट द फर्म की वैल्यू। चलो आप बताओ, जो इस सवाल का आंसर मुझे दे सकते हैं, डिविडेंड से फर्म की वैल्यू पे क्या असर होता है, हाउ डिविडेंड अफेक्ट द फर्म वैल्यू। जब आप डिविडेंड देते हो तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और 100 लोगों को जाके बताते हैं, आपकी कंपनी की रीच बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है आपके शेयर की। जब आपके शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है जो शेयर का प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा, शेयर का जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, शेयर प्राइस विल बी शेयर प्राइस विल बी इंक्रीज। शेयर प्राइस क्या कर दिया जाएगा, इस वजह से शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है,
तो बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आप देते हो जो आपने लोन लिया है और डिविडेंड आपके प्रॉफिट का हिस्सा है। तो मतलब डिविडेंड आप लोगों का, ये देखो यही पॉइंट है, ये देखो ना, ये बड़ा ऐसा पॉइंट है ना जो बच्चे मतलब एमकॉम कर जाते हैं, नेट जीआरएफ निकाल जाते हैं। ये वाला पॉइंट ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। आप किसी भी बच्चे से कभी ना पूछिएगा कि अगर मैं चार्ज की बात करूं और एप्रोप्रिएशन की बात करूं तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जो चार्ज है दैट इज लायबिलिटी, दैट इज द ऑब्लिगेशन। चार्ज इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि वो तो आपकी लायबिलिटी है। चार्ज इसको इसी वजह से बोला जाता है कि आप लोगों की लायबिलिटी है। चार्ज मींस लायबिलिटी है, जो लगेगा ही लगेगा, नो मैटर व्हाट, वो पैसा आप लोगों को देना ही पड़ेगा, वो पैसा आप लोगों को देना ही पड़ेगा। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। बट यू आर डूइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ प्रॉफिट। अच्छा, एप्रोप्रिएशन कंपलसरी है या नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे आप पार्टनरशिप में। कहाँ पर? पार्टनरशिप। अगर आप लोगों को याद तो अगर वहां पर प्रॉफिट होता था तभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता था, अगर नहीं होता था नहीं होता। अब डिविडेंड के डिसीजंस, लेकिन चार्ज है वो आप लोगों का इम्पोर्टेंट। डिविडेंड के डिसीजंस क्या है? डिविडेंड इज डिसीजन ऑफ द बिजनेस पर्सन, इज वन ऑफ द क्रूशियल part of the financial manager because it determines the amount of profit to be distributed among shareholders and amount of profit to be treated as retained earning for financing its long term growth, जो फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मैटर करते हैं। लेकिन वही है कि आप इन बिटवीन फंस जाते हो, आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना। क्रूशियल मतलब बेटा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मतलब जरूरी, इस पे फर्म की बहुत सारी चीजें वो डिपेंड करती है। जैसे आपकी जिंदगी से एग्जाम पे डिपेंड करती है, तो इस एग्जाम को क्लियर करना आपके लिए क्या है? बहुत क्रूशियल है या नहीं है? है या नहीं है? यस, इस वजह। तो जो डिविडेंड डिसीजंस हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को के पर्सपेक्टिव। Actually play an important role in the matter of financial management. अब theories of dividend, जो सवाल आएगा वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा। जो आपको सवाल आएगा वो यहाँ से आएगा, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की थ्योरी, डिविडेंड की थ्योरी। अब डिविडेंड से आपकी फर्म की वैल्यू पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स, क्लियर? अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स। मतलब कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फर्म की वैल्यू पे डिविडेंड का कोई असर नहीं पड़ेगा, फर्म की वैल्यू पे डिविडेंड का कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे